नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। पिछली क्लास में आपने छंद की परिभाषा, छंद का महत्व, छंद का शाब्दिक अर्थ और छंद के प्रकार पर चर्चा की थी और मात्राएं किस प्रकार लगाई जाती है उस पर चर्चा हुई थी। आज हम मात्रिक और वर्णिक छंद के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, मात्रिक छंद जिस रचना में मात्राओं की संख्या निश्चित होती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। और मात्रिक छंद के तीन भेद हैं। नंबर 1 सममात्रिक छंद, नंबर 2 अर्ध सममात्रिक छंद और नंबर 3 विषम मात्रिक छंद। अब हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12th हिंदी साहित्य के कोर्स में कौन कौन से हैं उन पर भी चर्चा करेंगे कि कौन कौन से छंद कोर्स में है। नंबर 1 सममात्रिक छंद आपके कोर्स में 2 है, गीतिका, हरि गीतिका। हालांकि चौपाई ऐसे रोला काफी छंद है, लेकिन आपके 2 ही कोर्स में है, गीतिका और हरि गीतिका। अब सममात्रिक कहते किसे? वह मात्रिक छंद जिसके चारों चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है। अर्थात उदाहरण देखिए, गीतिका एक ऐसा छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है और चरण कितने होते हैं? 4। इसमें 28 मात्राएं, 4 चरण। जैसे चौपाई की बात करता हूं, 4 चरण है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। तो ऐसा छंद जिसके चारों चरणों में मात्राओं की संख्या बिल्कुल समान हो उसे सममात्रिक छंद कहते हैं। और आपके कोर्स में गीतिका और हरि गीतिका, गीतिका में 26 होती है और इसमें 28 होती है और चरण कितने होते हैं? 4। अभी मैं और चर्चा करूंगा, चरण है, यति है, गति है, उनका। अब देखिए अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद का मतलब है कि वह रचना जिसके सम एवं विषम चरणों में मात्राओं की संख्या समान हो। सम चरणों में समान होगी और विषम चरणों में समान होगी। सम और विषम क्या है? उदाहरण के लिए यहां पर देखिए, बता रहा हूं आपको। मान लीजिए मैं लाइन खींच के बता रहा हूं। अब देखिए, ये 1 और 3 सम और विषम आप गणित में पढ़ते हो, जिसमें 2 का पूरा भाग जाता है वो तो सम और जिसमें भाग नहीं जाता वो विषम। तो पहला और तीसरा ये कौन से चरण कहलाएंगे? विषम चरण। और दूसरा और चौथा ये कौन से कहलाएंगे? सम चरण। तो अब विषम चरणों में मात्राओं की संख्या बराबर और सम चरणों में मात्राओं की संख्या बराबर। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर लिखा है, देखिए यहाँ लिखा विषम चरणों में 13 मात्राएं, सम चरणों में 11 मात्राएं। ये 2 छंद के लक्षण है। तो 2 क्या है? अर्ध सममात्रिक अर्थात आधा सममात्रिक। जिसके 2 चरणों की मात्राएं समान हो वो कहलाता है अर्ध सममात्रिक। एक तो 2, एक शॉर्ट। ये दोनों ही आपके कोर्स में नहीं है, 12th बोर्ड कोर्स में नहीं है। आप आगे ग्रेजुएशन में पढ़ोगे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ोगे। अब देखिए विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद की परिभाषा, जिस रचना में चारों चरणों में मात्राओं की संख्या अलग अलग हो वो क्या कहलाता है? विषम मात्रिक। देखिए वापस बता रहा हूं, सम मात्रिक में चारों चरणों में मात्राओं की संख्या बराबर, इसमें 2 चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है, इसमें चारों चरणों में मात्राओं की संख्या अलग अलग होती है। और इसमें आपके छपे और कुंडलियां। अब छपे कैसे बनता है? रोला प्लस उलाला के योग से। ये दोनों छंद है, सममात्रिक छंद है। एक रोला ले लिया जाएगा, एक उलाला ले लिया जाएगा। इन दोनों के योग से क्या बनेगा? छपे। अब देखिए कुंडलीय छंद दोहा प्लस रोला के योग से। एक दोहा ले लिया जाएगा, एक रोला ले लिया जाएगा तो कुंडलिया बन जाएगा। इनमें टोटल 6 चरण होते हैं और 6 चरणों में मात्राओं की संख्या अलग अलग होगी। तो ये तो हुआ विषम मात्रिक छंद और ये हुआ सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक। आपके कोर्स की बात की जाए, आपको ये 4 पढ़ने हैं, गीतिका, हरि गीतिका,
छपे कुंडलियां। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आपके कोर्स में मात्रिक छंद कौन कौन से हैं, तो मात्रिक छंद आपके कोर्स में 4 हैं, 2 तो सम मात्रिक और 2 विषम मात्रिक, ये आपके कोर्स में नहीं है। अब मैं बात करूंगा वर्णिक या वार्णिक छंदों के बारे में। छंद का दूसरा भेद है, पहला भेद आपने मात्रिक छंद पढ़ा। अब सबसे पहले वर्णिक छंद कहते किसे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। देखिए कई किताबों में आप देखोगे वर्णिक की जगह वार्णिक लिखा हुआ है, एक ही बात है। ये वार्णिक शब्द कैसे बना, इसकी उत्पत्ति देख लीजिए। वर्ण शब्द है, वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वह लघुतम इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो, अर्थात जिसको और विभाजित नहीं किया जा सके, वर्ण कहलाती है। और वर्ण 2 प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। अब इसी वर्ण शब्द में मैं एक प्रत्यय जोड़ूंगा तो मूल शब्द के प्रथम वर्ण में बढ़ोतरी हो जाएगी, अर्थात वृद्धि होकर ए की जगह आ बन जाएगा और शब्द बन जाएगा वार्णिक। वर्णिक क्या हो, चाहे वार्णिक एक ही। वह रचना जिसमें वर्णों की संख्या निश्चित हो उसे वर्णिक छंद कहते हैं। अब वर्णिक छंद को ज्ञात करने के लिए एक सूत्र है, एक फॉर्मूला है, उस पर हम चर्चा करेंगे। हाँ, तो वर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि गण किसे कहते हैं। गण किसे कहते हैं? 3 वर्णों के एक समूह को गण कहते हैं। ये ध्यान रखिए, 3 वर्ण मिलकर क्या कहलाता है? 3 वर्ण बराबर एक गण। और गण को ज्ञात करने के लिए एक सूत्र है, वो सबसे अधिक मोस्ट है। 12th बोर्ड परीक्षा में भी इसका कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये सूत्र याद होना चाहिए। इस सूत्र से कौन कौन से गण बनते हैं उनकी पूरी सारणी सहित आपको पता चलना चाहिए। तो गण सूत्र है यमता, यमता राज भानस लगा। इसके ऊपर लाइन पूरी एक ही रहेगी क्योंकि इसी से हम 8 गण बनाएंगे। ये सूत्र आपको याद रखना है, यमता राज भानस लगा, यमता राज भानस लगा। अब अगला प्रश्न, गणों की संख्या कितनी है? गण कितने होते हैं? गणों की संख्या या गण कितने होते हैं? गणों की संख्या याद रखें, हल्का प्रश्न है, पूछ लिया जाता है। गणों की संख्या 8। गण किसे कहते हैं? 3 वर्ण, कोई भी 3 वर्ण मिलकर एक जो समूह बनेगा वो गण कहलाएगा। अब देखिए गण सूत्र की हम डिटेल से चर्चा करते हैं। यहां पर तो मैं लिखूंगा क्रम संख्या, यहां पर मात्रा, गण का नाम। अब देखिए हमने अभी परिभाषा पढ़ी कि 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। अब इसी सूत्र से हमें गणों की पूरी सारणी बनानी है। तो मैं प्रथम 3 वर्ण ले रहा हूं। प्रथम 3 वर्ण यानी इसी सूत्र के प्रथम 3 लेने। तो प्रथम 3 लिए तो यह माता, कौन कौन से लिए? यह माता। अब यह माता की मात्राएं क्या क्या है? इस गण का नाम तो होगा यह गण, पहला वर्ण है, उसी से आगे मात्राएं बनती है, यह गण नाम। मात्राएं हो गई यह की छोटी, मां की बड़ी और ता की भी बड़ी। ये 3 मात्राएं, इन तीनों की मात्राएं लिख दी, गण का नाम लिख दिया यह गण। और सूत्र क्या है? यह माता। और विशेष विवरण में ये बताना है आदि लघु है कि आदि गुरु है कि मध्य गुरु है कि सर्व लघु है कि सर्व गुरु। तो यहाँ पर आपके आदि यानी प्रारंभ में क्या है? लघु है, तो यहाँ लिखा जाएगा आदि लघु। जैसी मात्रा हो वैसा आपको लिखना है। ये हमने सिर्फ एक गण का पढ़ा है, ऐसे 8 गण है। नंबर 2 देखिए। अब नंबर 2 जब ध्यान से देखिए ज्ञात करते हैं तो पहला जो वर्ण है उसको छोड़ दो इसी सूत्र में और आगे के 3 ले लो। भाई यहां से हमने 3 लिया, यह माता, अब यह को छोड़ दो और आगे वाले 3 ले लो। यह सिर्फ एक को छोड़ना है, तो मातारा। अगला क्या है? मातारा। और इसका पहला वर्ण कौन सा है? मैं, तो ये कहलाएगा मगन। और इसकी मात्राएं कैसी है? मात्राएं आपने देख ली होगी, तीनों ही गुरु है, तो यहाँ क्या कहलाएगा? सर्व गुरु। सभी गुरु है, यानी जितनी मात्राएं जैसी हो उसके अनुसार नाम लेना है। नंबर 3 देखिए,
अब हमने दूसरे नंबर में मैं को लिया था, अब मैं को छोड़ के आगे के 3 ले लो, आगे के 3 वर्ण लेने मैं को छोड़कर। तो मैं को छोड़ने के बाद ता रा ज, आगे के 3 वर्ण कौन से? ता रा ज, ये कहलाएगा क्या? तगण। और इसकी मात्राएं क्या होगी? गुरु गुरु लघु। अब यहां क्या कहलाएगा? अंत लघु, यानी जिसके अंत में लघु हो। ये ऐसे एक एक ही है, सिर्फ आदि लघु सिर्फ 1 या 8 में से, सर्व गुरु सिर्फ 1 या 8 गणों में से। 4 नंबर देखिए, यहां पर आपने लिया तारा जय, अब त को छोड़कर अगला लेंगे, अगले 3 यहां तक राज भा, राज भा, ये कहलाएगा क्या? रगण। मात्राएं क्या होगी? राज भा, राज भा हो गया। अब है इसमें क्या लिखा जाएगा? मध्य लघु। लघु की मात्रा कहाँ है? मध्य में, बीच में है, इसलिए ये मध्य लघु कहलाएगा। 5 नंबर गण देखिए, अभी आपने लिया राज भा, अब रे को छोड़कर अगले 3 ले लो। अगले 3 कौन कौन से हैं? अगले 3 हैं ज भान, ज भान कहलाएगा क्या? जगण। मात्राएं क्या होगी? ये मात्राएं। अब मात्रा देखो, यहां आ जाएगा मध्य गुरु, यानी बीच में गुरु, मध्य गुरु। उसके बाद आगे के जो 3 है इनको ऊपर लिख रहा हूं, देखिए इसी सूत्र के आगे के 3 गण ऊपर लिख रहा हूं। 5 तक तो आपने यहां पढ़ा, 6 नंबर यहां देखिए। लास्ट में आपने लिया जय भान है, अब हम लेंगे भान, भान से आगे के 3 लेंगे, तो भान स, और ये कहलाएगा क्या? बगण। इसका सूत्र है भानस, और ये कहलाएगा आदि गुरु, यानी शुरुआत में गुरु की मात्रा है, ऐसा एक ही है। फिर देखिए 7 नंबर, यहां पर आपने लिया भानस, अब आगे के 3 लेंगे न स ल, न स ल। न स ल का पहला वर्ण क्या है? न, तो ये नगण कहलाएगा, और यहां लिखा जाएगा न स ल, और यहां लिखा जाएगा सर्व, सर्व लघु। लास्ट गण है 8 नंबर। अब लास्ट गण में देखिए स ल गा, यही बचे ना 3, तो ये तो कहलाएगा सगण, यहां लिखा जाएगा सलगा, और इसकी मात्रा क्या है? लघु लघु गुरु, यहां पर कहलाएगा अंत गुरु। अब आप साथियों इस एक सारणी को पूरा का पूरा याद नहीं करना, सिर्फ ये एक सूत्र याद करना है, इसी सूत्र से ये पूरी सारणी आपको बनानी है। कैसे बनानी है एक बार पुनः समझ रहा हूं। गण का सूत्र है यमतराज भानसलगा, 3 वर्णों के समूह को एक गण कहते हैं। यहाँ जो शेष 2 वर्ण बचे हैं ये लघु गुरु कहलाएंगे, लघु गुरु। बाकी 3 के यदि हम सेक्शन बनाएंगे तो 8 सेक्शन बनेंगे, ये 8 ही गण कहलाते हैं। नंबर 1 यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण, ये 8 गण है। तो आप प्रत्येक 3 वर्णों को लेते जाइए, एक एक को छोड़ते जाइए, एक अगला लेते जाइए, इस प्रकार इन 8 को आप निकाल लोगे। और 8 को निकालने के बाद मात्राओं के आधार पर ये नाम दिए गए, जैसे मैं 3-4 नामों पर चर्चा करूंगा। आदि लघु, आदि का मतलब है प्रारंभ में, यानी प्रारंभ में मात्रा कौन सी होगी? लघु। फिर दिया हुआ सर्व गुरु, ये तीनों ही वर्ण कैसे हैं? गुरु, तो सर्व गुरु कहलाएगा। ऊपर देखिए जैसे लिखा हुआ सर्व लघु, तीनों वर्ण लघु है, नगण के अंदर आते हैं, इसका सूत्र है न सरल है। तो ये आपको गण सूत्र का ध्यान रखना है। अब आपके कोर्स में वर्णिक या वार्णिक छंद कौन कौन से हैं उन पर मैं चर्चा करूंगा। गण सूत्र आप डिटेल से समझ लीजिए। जैसे ही आप सवैया छंद है या द्रुत विलंबित है या वंशस्थ पढ़ोगे तो आपको ये डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, इसके बिना आप वो नहीं निकाल सकते। जैसे मैं एक लाइन बोलता हूँ, तरुशिखा पर थी अब राजती, एक लाइन दे दी, दिवस का अवसान समीप था, दूसरी लाइन, 2 लाइनें बोल दी। और ऐसे न ऐसे बोर्ड परीक्षा में आएगा, 2 लाइनें दे दी जाएगी,
कोई भी छंद की और पूछ लिया जाएगा इसमें कौन सा छंद है, तो आपको गण आता है, गण सूत्र आता है और छंद के लक्षण आते हैं, तो आप उत्तर निकाल लोगे और बोल दोगे कि इसमें द्रुत विलंबित छंद है, इसमें न भ भ र की गण योजना रहती है। हम एक एक छंद अभी और पढ़ेंगे, पहले देखिए आगे। अब देखिए वर्णिक छंद आपके जो कोर्स में है, सबसे पहले समवर्णिक छंद आपके जो कोर्स में है। नंबर 1 समवर्णिक छंद। समवर्णिक का मतलब जिसके चारों चरणों में वर्णों की संख्या समान हो, वो कहलाता है समवर्णिक छंद। और इसके अंदर 12वीं कक्षा हिंदी साहित्य राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 3 छंद कोर्स में। पहला तो है द्रुत विलंबित, छंद का नाम क्या है? द्रुत विलंबित। दूसरा है वंशस्थ और तीसरा है कवित। ये 3 ऐसे छंद है जो समवर्णिक छंद कहलाते हैं। हालांकि कवित के और भेद हैं, कवित छंद के और भेद हैं, गणाक्षरी, मनहरण कवित। देखिए कवित के भेद पर भी मैं चर्चा करता हूं, हालांकि आपको पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं रहेगी, भेद फिर भी आपको पता होना चाहिए। एक तो है मनहरण कवित और दूसरा है घनाक्षरी। घनाक्षरी के फिर 2 भेद हैं, कौन कौन से? रूप घनाक्षरी, देव घनाक्षरी। मनहरण और घनाक्षरी। अब मनहरण में वर्णों की संख्या कितनी है? 31। रूप घनाक्षरी में 32, देव घनाक्षरी में 33, इसमें 12, इसमें 12। इसमें सूत्र क्या है? द्रुत विलंबित में सूत्र आपको ये मैंने जो घोड़े किए ये याद करना, ज्यादा कुछ याद नहीं करना। और गण योजना थोड़ी सी याद रखनी। गण योजना है न भ भ र, ये याद रखनी। वंशस्थ में क्या याद रखनी? जत जर, जगण तगण जगण रगण। और इन 2 को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। बहुत अधिक संभावना है 2020 की बोर्ड परीक्षा में यहां से प्रश्न आने का। ये आपके समवर्णिक 3 छंद कोर्स में। अब एक और दंडक छंद है, वो कोर्स में मैं यहां पर चर्चा कर रहा हूं। दंडक छंद क्या है? दंडक यत्यात्मक, लय प्रदान छंद आपकी ये एक कोर्स में है। दंडक किसे कहते हैं पहले तो मैं यही चर्चा करूंगा। दंडक छंद उसे कहते हैं जिसमें वर्णों की संख्या 31 से अधिक होती। अब देखिए यहां पर हमारे एक छंद और कोर्स में है सवैया। हालांकि सवैया एक छंद नहीं होकर छंदों की पूरी जाति है और लगभग हिंदी में 27 प्रकार की सवैया। लेकिन मुख्यतः यूजी कक्षाएं, पीजी कक्षाएं, 12वीं कक्षाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं में 4-5 सवैया के भेद है जो प्रचलित हैं, जिनको विभिन्न कवियों ने अपनी कविता में स्थान दिया है, प्रयोग किया है, उन्हीं को पूछा जाता है। तो इसमें मुख्यतः मत गयन, दुर्मिल, मदगयन, दुर्मिल, अभी काफी है, आपने कुछ नाम नहीं सुने होंगे, किरेट, अरसात, चकोर, ये सवैयाओं के नाम हैं। आपके मुख्यतः मदगयन सवैया, दुर्मिल सवैया, मालती सवैया ये कोर्स में। हालांकि आपने इतना ही लिखा हुआ है पूरा सवैया 12वीं में कोर्स में, लेकिन पूरे सवैया में 3-4 जो सवैया है प्रचलित उनको पढ़ना है आपको। अब सवैया में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 22 से लेके 26 तक। इन 22 से 26 वर्णों में अलग अलग आपके कभी तो जगण मिलेगा, कभी भगण मिलेगा, लघु गुरु का मेल होगा। तो थोड़ा सा सूत्र आपको याद रखना। अब आपको छंद में दोनों वर्णिक और मात्रिक हमने डिटेल से पढ़ी। वर्णिक छंदों के अंतर्गत आपने पढ़ा कि द्रुत विलंबित, वंशस्थ, कवित और सवैया, इन 4 को पढ़ना है। सवैया के भेद और कवित के भी भेद है, इनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है।
और मात्रिक छंद के अंदर सममात्रिक गीतिका और हरिगीतिका और विषम मात्रिक कुंडलिया और छपे। अब मैं बात करूंगा गीतिका छंद की। साथियों, अब मात्रिक छंद नंबर 1 पढ़ रहे हैं, गीतिका छंद। अब इसके लक्षण पूछो, विशेषताएं पूछो, परीक्षा में प्रश्न आ जाए गीतिका छंद किसे कहते हैं, लक्षण दीजिए, गीतिका छंद की विशेषताएं बताइए। तो इस छंद की विशेषताओं पर, लक्षणों पर, परिभाषा पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। और आपको भी बोर्ड परीक्षा में उत्तर देते समय प्रत्येक छंद की परिभाषाओं को बिंदुओं में बांट के उत्तर देना चाहिए। कैसे? पहला बिंदु बताना है, यह एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद अभी आपने पढ़ा था, जिसके चारों चरणों में मात्राओं की संख्या समान हो वो क्या कहलाता है, सममात्रिक। तो ये एक सममात्रिक छंद है। दूसरा बिंदु, इसमें 4 चरण होते हैं तथा 4 पंक्तियों में लिखा जाता है। चरण जितने होते हैं उतनी पंक्तियां होती है। जैसे 2 छंद है, उसमें चरण तो 4 होते हैं, लेकिन लिखा कितनी पंक्तियों में जाता है, 2 पंक्तियों में। 2 छंद चरण 4 है लेकिन पंक्तियां 2 में लिखा जाता है। कवित्त छंद चरण 4 है लेकिन पंक्तियां 8 है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें 4 चरण होते हैं तथा 4 पंक्तियों में लिखा जाता है। दूसरा लक्षण ये होगा। तीसरा लक्षण, इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। मात्राओं की संख्या कितनी होती है, 26, तथा प्रत्येक चरण में 14 वर्णों पर यति होती है। अब यति क्या होता है? छंद को पढ़ते पढ़ते हम बीच बीच में थोड़ा रुक कर आगे बढ़ते हैं, तो जो ये ठहराव होता है बीच बीच में, उस ठहराव को हम क्या कहते हैं, यति। जैसे मैं एक उदाहरण बोल रहा हूं, बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर। मैं बीच में थोड़ा रुका था, बड़ा भया तो क्या भया। ये जो बीच में ठहराव होता है ये क्या कहलाता है, यति। तो गीति का छंद में ठहराव है वो कहां पर होगा, 14 मात्राओं के बाद 14-12, प्रत्येक चरण में 14-12 पर ठहराव होगा। अब इसका उदाहरण देखिए, यहां पर उदाहरण दे रहा हूं। हाँ तो साथियों, पहला लक्षण ये देखिए, ये एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है तथा प्रत्येक चरण में 14 और 12 मात्राओं पर यति अर्थात ठहराव होता है और ये 4 पंक्तियों में लिखा जाता है। अब इसका एक उदाहरण देख रहे हैं, इसलिए मैं ये लक्षण साफ करके आपको एक उदाहरण बता रहा हूं। हे प्रभु आनंददाता, उदाहरण की एक पंक्ति, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। अब इसमें मात्राएं लगानी है हमको, आपने पढ़ा था। अभी मात्राएं कैसे कैसे लगानी है, आपको मात्रा लगानी आनी चाहिए। कौन कौन से लघु गुरु है, अभी पिछला वीडियो जो बना है उसमें आपने पढ़ा था। अब काउंटिंग करते हैं मात्राओं की। 2, 1, 3, 2, 5, 5 और 4, 9, 10, 10 और 4, 14। यहाँ पर क्या आएगा, कोमा, और इसके नीचे लाइन खींच के आपको लिखनी है 14 मात्रा। ध्यानपूर्वक देखिए, बोर्ड परीक्षा में आप उदाहरण लिखो तो ऐसे न ऐसे सेट करना है। और एक पैटर्न याद रख लीजिए कि छंद जो टॉपिक है और काव्य शास्त्र के जो टॉपिक है उनको बढ़िया तैयार कर लें और बोर्ड परीक्षा की कॉपी में सबसे पहले आप इनका उत्तर दीजिए।
तो जो भी एग्जामिनर है उसके माइंड में ये दिमाग में सेट हो जाएगा कि हाँ इस विद्यार्थी को हिंदी साहित्य अच्छी तरीके से आता है, तो आगे की जो भी प्रश्न है उसमें आपके अच्छे अंक मिलेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक ये काव्य शास्त्र के होने चाहिए, इनको बढ़िया तैयार कर लीजिए और कॉपी में उत्तर दो तो ऐसे जमा के बढ़िया। अब आगे देखिए 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 5 12, इनके नीचे लाइन खींच के लिख दीजिए 12 मात्राएं। हमने पढ़ा था कि इसके प्रत्येक चरण में 14 और 12 मात्राओं पर यति होती हुई बीच में ठहरा, और यहाँ पर ये खड़ी पाई है तो वापस ठहरा हुआ। अब इस एक चरण के आगे बराबर करके लिखिए 26 मात्राएं। अब ये सिर्फ एक फर्स्ट चरण हमने पढ़ा है, ऐसे नैसे सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। प्रत्येक विद्यार्थी चारों चरण कम से कम एक एक उदाहरण प्रत्येक छंद का याद कर ले, और बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आ गया कि गीतिका छंद के लक्षण देते हुए एक उदाहरण दीजिए, तो आप इस तरह इसका एक 5वां लक्षण और आप लिख सकते हो कि इसके प्रत्येक चरण के अंत में लघु गुरु आते हैं। प्रत्येक चरण के अंत में लघु गुरु, आगे कोष्टक में लिख दो लघु गुरु आते हैं। तो 5 तो इसके लक्षण हो गए और एक ये उदाहरण होगा। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।